कहानी की स्टार्टिंग एक गरीब मछुआरे को दिखाते हुए होती है जिसका नाम हे क्यांग होता है। वो झील के पास मछली पकड़ने के लिए आया होता है और पानी के अंदर मछली का कांटा डालकर वहीं पे मछली फंसने का इंतजार करने लगता है। पास ही में कुछ और लोग भी होते हैं जो कि मछली पकड़ने के लिए आए होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ लोग हे क्यांग को देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी को देखकर वो उसकी तारीफ करने लगते हैं कि देखने से ये लड़का कितना ज्यादा अच्छा लगता है कि ये कोई फौजी है। तभी एक लड़का बात को क्लियर करते हुए कहता है कि अरे नहीं यार, इसके बारे में इतनी अच्छी बातें मत करो, ये तो एक नकारा लड़का है। शादी हो जाने के बाद भी इसे अपनी जिम्मेदारियों का पता नहीं है, ये हमेशा यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए मछली मारने के लिए चला आता है। हे क्यांग इन सभी की बातें इग्नोर करते हुए गाना सुनने लगता है। तभी जो उसका मछली वाला कांटा होता है वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाते जाते प्राचीन सील को तोड़ते हुए दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है। और इसके कांटे को यहाँ पे देखकर ये सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये रास्ता अमर लोक के द्वार का है और अमर होने के लिए ये आपस में लड़ाई करने लगते हैं उस रास्ते से अमर लोक में जाने के लिए। सादिका, सलान, सूरान रान और डिवाइन बीस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं कि सबसे पहले ऊपर कौन जाएगा। और तभी मौके का फायदा उठाते हुए डिवाइन बीस्ट अचानक से अपने पावर का यूज करते हुए आसमान में जाता है और मछली पकड़ने वाले कांटे को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हे क्यांग को ऐसा लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी मछली पकड़ ली है, इसलिए वो कांटे को बाहर निकालने की कोशिश में लग जाता है। ये देखकर आसपास के लोग भी उसकी मदद करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा होता है कि शायद हे क्यांग ने इस बार बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। लेकिन जैसे ही कांटे को बाहर खींचा जाता है तो उसके अंदर से कोई मछली नहीं आती है, बल्कि एक प्यारा सा डॉगी बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर सभी हे क्यांग की खिल्ली उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें लगा था कि तुम्हारे हाथ में एक बड़ी सी मछली लगेगी, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो एक प्यारा सा पप्पी लग गया, लगता है कि तुम इस काम में भी नकारे हो। ऐसी बातें सुनकर हे क्यांग को अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। डिवाइन बेस पे जो एक डॉगी बन गया होता है वो भी उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे हे क्यांग से जादू की महक आ रही होती है। उसके जाने के बाद यहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर कोई पर्सन पानी के अंदर से डॉगी कैसे निकाल सकता है। दूसरी तरफ हम फीमेल लीड मिंग याओ को देखते हैं। उसकी माँ इसमें इसके ऊपर प्रेशर बना रही होती है कि वो अपने हस्बैंड हे क्यांग को छोड़कर एक अमीर व्यक्ति जिसका नाम जाओ होता है उससे शादी कर ले, क्योंकि वो दिखने में काफी खूबसूरत है, साथ ही वो एक सक्सेसफुल सीईओ भी है, तो उसके लिए गरीब मछुआरा बिल्कुल भी लायक नहीं है। मिंग यांग ऐसा करने से मना करती है। तब उसकी मॉम और उसका भाई उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे हे क्यांग को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो गरीब है। तभी यहाँ पे हे क्यांग भी आ जाता है। हे क्यांग को देखकर मिंग याओ का भाई काफी गुस्सा करता है और कहता है कि जल्दी से डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दो, लेकिन हे क्यांग भी अपनी वाइफ से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए वो साइन करने से मना कर देता है। और मिंग यांग भी अपने हस्बैंड का ही साथ दे रही होती है कि देखकर उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि देखो, सगाई के लिए जाओ ने पहले ये सारी चीजें भेजती है, अगर हम मना करते हैं तो वो हमें मार डालेगा, इसीलिए साइन कर दो। मिंग यांग का भाई हे क्यांग पे दबाव डालता है कि वो साइन कर दे, लेकिन वो साइन नहीं करता है, इसलिए वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और उसे घर से बाहर झील के पास लाता है और फिर से उसे साइन करने के लिए कहता है। हे क्यांग भी इस बार भी मना करता है। तब उसका भाई उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसे मारने के बाद पानी में फेंक देता है। जब वो मर रहा होता है तभी अचानक से उसके सर से एक तेज सी रोशनी निकलती है जो कि आसमान में घूमने लगती है और इसके बाद वो सीधा डिवाइन बीस्ट के अंदर चली जाती है, जिससे जो वो डिवाइन बीस्ट किरिन होता है जो कि इस दुनिया में आने के बाद कमजोर हो गया था, अपने पावर का यूज नहीं कर पा रहा था, वो इसके पावर से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। इसके असली रूप को देखकर ये लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। ये सारी चीजें होते हुए वो बूढ़ा इंसान भी देख रहा होता है, क्योंकि वो इस झील के आसपास ही रहा करता था। सुबह देखते हैं कि सुयन वापस से अपने इंसानी रूप में आ चुका होता है और वो हे क्यांग को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का यूज कर रहा होता है। पावर का यूज करने पे सुयांग को पता चलता है कि हे क्यांग जिसे वो आम इंसान समझकर अपनी शक्तियों से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, असल में वो कोई आम इंसान नहीं था, वो तो स्वर्गीय सम्राट था। स्वर्गीय सम्राट ने ही नश्वर संसार को बनाया था और इस नश्वर संसार को बनाने के लिए उसने अपनी 99% की पावर्स को यूज किया था ताकि वो इसे सेफ रख सके, और दूसरी बुरी शक्तियों से इस दुनिया को बचाने के लिए उसने अपने पूरे पावर को सील कर दिया था। उसके पास अपने पावर का सिर्फ 1% ही था, जिस वजह से वो पूरी तरीके से कमजोर हो गया था और अपने आप को धीरे धीरे पावरफुल बनाने के लिए वो हमेशा इस झील के पास आता था। दुनिया की नजरों में वो एक सिंपल सा शांत दिखने वाली झील थी, लेकिन स्वर्गीय सम्राट के लिए वो बहुत ही ज्यादा खास था, क्योंकि उसके माध्यम से वो अपनी शक्तियों को धीरे धीरे बढ़ा रहा था। तभी वो बूढ़ा इंसान जिसे मार्शल आर्ट की काफी अच्छी जानकारी थी और वो एक गुरु भी था, वो वहाँ पे आ जाता है, जो कि हे क्यांग को देखता है और साथ ही वो डिवाइन बीस्ट को देखता है। बूढ़ा इंसान डिवाइन बीस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन डिवाइन बीस्ट अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि उसे पता था कि हे क्यांग की जान बचाने की वजह से उसके पास जितने भी पावर्स आए थे वो खत्म हो गए हैं और वो फिर से एक डॉगी में बदल सकता है। इसलिए वो बूढ़े इंसान से बस इतना कहता है कि आपको इस लड़के की सुरक्षा करनी होगी, समय आने पे आपको काफी बड़ा इनाम मिलेगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाता है और कुत्ते में बदल जाता है। तब बूढ़ा इंसान ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उसे ये भी नहीं पता चलता है कि जो कुत्ता उसके सामने नजर आ रहा है वो असल में डिवाइन बीस्ट है, क्योंकि वो हे क्यांग पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। थोड़ी देर में हे क्यांग को होश आ जाता है। होश आने पे वो नोटिस करता है कि उसके सभी जख्म भर गए हैं। तभी बूढ़ा इंसान उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे लाइफ के बारे में पता चला है
कि तुम किस परेशानी से जूझ रहे हो, अच्छा होगा कि तुम्हें मार्शल आर्ट सीख लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो अपने पास से एक मार्शल आर्ट की बुक निकालता है और उसे दे देता है और कहता है कि मात्र 10 युआन में मैं तुम्हें ये बेच रहा हूँ। हे क्यांग को तो बुरा इंसान फ्रॉड लगता है, लेकिन 10 युआन की बुक थी इसलिए वो उसे खरीद लेता है और कहता है कोई बताओ मैं अभ्यास कहाँ से करूँ। बुरा इंसान कहता है कि पानी के पास बैठकर मछली पकड़ो और उसमें ही अभ्यास कर लो। ये सुनकर वो कहता है कि क्या मैं पागल हूँ। दूसरी तरफ हम स्लान और सू रान को देखते हैं जो कि अब भी लड़ाई कर रही होती हैं दूसरी दुनिया में जाने के लिए। तभी दोनों साधिकाएं की नजर एक बार फिर से मछली के कांटे बिछाती है और वो रुककर उसे देखने लगती हैं। दूसरी तरफ हम हे क्यांग को देखते हैं जो कि वापस से मछली पकड़ने के लिए बैठ गया होता है और तभी यहाँ पे झाओ आता है जो कि शहर के सबसे बड़े मार्शल आर्ट गुरु का शिष्य होता है। साथ में मिंग यांग भी आई होती है। जैसे वो हे क्यांग को देखती है वो उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई उसे रोक लेता है और उससे झूठी बातें बताता है कि अगर तुम उसके पास जाओगी तो झाओ उसे खत्म कर देगा, इसलिए तुम उसके पास मत जाओ, तुम उसे डाइवोर्स देने के लिए जाओ, ना कि उसे प्यार करने के लिए। तो उसके हाथ में डाइवोर्स पेपर रख देता है। मिंग यांग को भी ऐसा लगता है कि अगर वो प्यार से उसके पास आएगी तो ये लोग उसे जान से मार डालेंगे, इसलिए वो उसे डाइवोर्स देने के लिए उसके पास जाने लगती है। फिर झांग भाई से कहता है कि तुमने कल रात मुझे बताया था कि इसके पास कोई डिवाइन बीस्ट है, क्या ये बात सच है? ये सुनकर वो कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि मुझे उस लड़के से मिलना होगा। इधर मिंग यांग अपने हस्बैंड के पास आती है। हे क्यांग उसे देखकर काफी खुश होता है, लेकिन वो उसे डायरेक्टली डाइवोर्स की बात कर देती है, जिससे वो काफी हैरान होता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो? तभी यहाँ पे झाओ आ जाता है और उसे धमकाने लगते हैं कि जल्दी से डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दो, नहीं तो तुम्हें मार कर उस पानी में फेंक देंगे। ये देखकर क्यांग को ऐसा लगता है कि शायद उसकी वाइफ को धमकाया गया होगा, इसलिए वो उसे इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती है। ये देखकर झाओ आगे आता है और कहता है कि जब तुमसे वो डाइवोर्स ले रही है तो डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दो। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ता है और उसके मछली पकड़ने वाले लकड़ी को पकड़कर उसे बीच से तोड़ देता है और फिर उसे धमकाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें खत्म करना बस इतना ही आसान है, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। दूसरी तरफ हम साधिकाएं को देखते हैं। जैसे ही बड़ी बहन सलान आगे बढ़कर इस मछली की कांटे को पकड़ के ऊपर दुनिया में आने वाली होती है, छोटी बहन उसका पैर पकड़ लेती है और उसे जाने से रोकती है। फिर वो उसे नीचे खींच देती है, लेकिन तभी अचानक से वो लोग देखते हैं कि मछली का कांटा अचानक से गायब हो रहा है, जिससे वो समझ जाते हैं कि मछली के कांटे वाले लकड़ी को किसी ने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। असल में ये इनकी दुनिया का लकड़ी था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसे तोड़ने की वजह से ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। इधर झाओ भी आगे बढ़ के हे क्यांग पे हमला करता है, जिस वजह से वो घायल हो जाता है। फिर कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और फोर्सफुली उसके डाइवोर्स पेपर पे उसके हैंड प्रिंट ले लेते हैं। हे क्यांग बेचारा इतना कमजोर होता है कि वो अपनी आप की भी रक्षा नहीं कर पा रहा होता है और तभी यहाँ पे डिवाइन बीस्ट आ जाता है जो कि भोगते हुए इन सभी को यहाँ से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही मिंग यांग के भाई की नजर उस डॉगी पे जाती है वो इसके बारे में झाओ को बता देता है। पहले तो झाओ को भरोसा नहीं होता है कि ये कोई डिवाइन बीस्ट है, लेकिन वो उसके बात पे भरोसा करता है और उस डॉग के साथ मिंग यांग को भी अपने साथ लेकर चला जाता है और हे क्यांग देखता ही रह जाता है क्योंकि वो घायल होता है और उसके पास उतनी पावर्स भी नहीं होती हैं। सारी चीजें होते हुए बूढ़ा इंसान छुपकर देख रहा होता है और जैसे वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं वो एक बार फिर से हे क्यांग के पास आता है और टूटी हुई लकड़ी उसके हाथों में देते हुए कहता है कि अभ्यास स्टार्ट कर दो। हे क्यांग को लगता है कि बूढ़ा इंसान पागल हो गया है, वो उसके साथ आकर इस सिचुएशन में भी मजाक कर रहा है। वो कहता है कि क्या इससे मैं पावरफुल हो सकता हूँ? तब वो अपने पावर का प्रदर्शन करते हुए दिखाता है और बताता है कि वो पावरफुल है और उसकी सारी बातें सच्ची हैं। फिर हे क्यांग भी उसकी बातों पे भरोसा कर लेता है। दूसरी तरफ हम झाओ को देखते हैं जो कि सूट बूट में सबके सामने आता है और सभी लोग उसका स्वागत करते हैं क्योंकि आज वो मिंग यांग के साथ एंगेजमेंट करने वाला था। साथ में वो डिवाइन बीस्ट डॉगी को भी लाया होता है जिसे उसने अच्छी तरीके से ड्रेसअप किया होता है, लेकिन ये डॉगी तो उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है, वो चुपचाप आगे चला जाता है। ये देखकर मिंग यांग के भाई से पूछता है कि मुझे सच बताओ क्या ये सच में कोई डिवाइन बीस्ट है भी या फिर नहीं? वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, आप मुझ पर विश्वास करो। फिर झाओ जब अंदर जाता है तब वो देखता है कि उसके गुरु ने उसके लिए काफी बड़े बड़े उपहार भेजे हुए हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि सभी उपहार काफी ज्यादा कीमती होते हैं। लेकिन डिवाइन बीस्ट को उसकी खुशी पसंद नहीं आती है, इसलिए पहले वो उसके गिफ्ट को खराब करता है और इसके बाद वो उन कीमती चीजों के ऊपर पेशाब कर देता है। ये देखकर तो झाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत अपने गार्ड को बुलाता है और इसे मारने के लिए कहता है। कुत्ता तो पहले उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से थका देता है। ये देखकर झाओ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो डिवाइन बीस्ट को उठाता है और अपने घर से बाहर फेंक देता है। फिर डिवाइन बीस्ट अपने असल मालिक को ढूंढने के लिए तुरंत वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम हे क्यांग को देखते हैं जो कि बूढ़े इंसान के समझाने के बाद वापस से मछली पकड़ने के लिए बैठ जाता है और इस बार एक नहीं बल्कि 2 मछली पकड़ने वाले कांटे पानी के अंदर डालता है। दूसरी तरफ हम दोनों बहनों को देखते हैं जो कि अब भी अमरता को हासिल करने के लिए झगड़ा कर रही होती हैं और तभी वह आसमान में 2 मछली पकड़ने वाले कांटे को देखती हैं और ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए एक एक करके दोनों एक एक मछली के कांटे को पकड़ती हैं और ऊपर आने लगती हैं। फिर हे क्यांग काफी खुश होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसने इस बार बहुत ही बड़ी चीज पकड़ी है और एक साथ 2-2, इसलिए वो तुरंत उसे पानी से निकालने की कोशिश करने लगता है और तभी डिवाइन बीस्ट भी यहाँ पे भागते हुए आ जाती है। हे क्यांग जैसे ही मछली के कांटे को पानी से बाहर निकलता
है वो देखता है कि इस बार उसके कांटे में कोई मछली नहीं बल्कि 2 लड़कियां फंसी होती हैं। वो दोनों लड़कियों को देखकर समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये दोनों लड़कियां आई तो आई कैसे। इधर हम दोनों साधिकाओं की आत्माओं को देखते हैं जो कि बाहर आने के बाद भी एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रही होती हैं और अपने पावर का यूज करते हुए एक दूसरे को घायल करने की कोशिश कर रही होती हैं। दूसरी तरफ हे क्यांग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो सबसे पहले बड़ी बहन सलान के पास जाता है, गर्दन से उसके कपड़े थोड़ी सी हटाता है और उसे सीपीआर देने की कोशिश करने लगता है। तब यहाँ पे वो बूढ़ा इंसान भी आ जाता है और हे क्यांग को दोनों की जान बचाने के लिए कहता है। ये सुनकर वो बड़ी बहन को पहले बचाने के लिए मुंह से सांस देने लगता है। दूसरी तरफ हम बड़ी बहन को देखते हैं जो कि छोटी बहन के ऊपर अपने पावर का यूज कर रही होती है, लेकिन तभी दोनों बहनों की पावर अचानक से गायब होने लगते हैं और दोनों समझ नहीं पा रही होती हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो अभी एक दूसरे को चोट पहुंचा रही होती हैं और दूसरी तरफ छोटी बहन को धीरे धीरे होश आने लगता है। ये देखकर हे क्यांग उसे भी अपने मुंह से उसे सांस देने की कोशिश करता है और जैसे ही छोटी बहन को होश आता है वो अचानक से अपने पास से एक खंजर निकालती है और हे क्यांग की गर्दन पे उसे रख देती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई खतरा है। खड़े होते ही वो उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे। बूढ़ा इंसान समझाने की कोशिश करता है कि वो तो तुम्हें बचा रहा था। तभी स्पिरिट बीट इन्हें समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि वो उसके ऊपर हमला ना करे क्योंकि उसने ही उन दोनों की जान बचाई। सू रान डिवाइन बीस्ट से पूछती है कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। तब वो अपने बारे में बताने लगता है कि मैं तुम जैसे इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं अपने असली रूप में यहाँ पे आ सकूँ। और साथ ही वो उन्हें बताता है कि सामने खड़ा हुआ इंसान स्वर्गीय सम्राट है। लेकिन छोटी बहन को ये विश्वास नहीं होता है कि सामने खड़ा इंसान स्वर्गीय सम्राट है, इसलिए वो उसके ऊपर हमला कर देती है। बड़ी बहन उसे समझाती है लेकिन छोटी बहन कहती है कि अगर ये स्वर्गीय सम्राट है तो अपने पावर का यूज करके हमें हरा क्यों नहीं दे रहा है। ये इतना ज्यादा कमजोर क्यों है, मैं इसकी बातों पे भरोसा नहीं करती हूँ। और वो एक बार फिर से उसे चोट पहुंचा देती है। चोट लगने की वजह से वो जोर से चीखता है और उसके स्वर्गीय सम्राट वाली छवि सबके सामने आ जाती है। उसके पावर से सभी उसके सामने झुक जाते हैं। उसके पावर की वजह से कोई उसके सामने खड़े भी नहीं हो पा रहा होता है और स्वर्गीय सम्राट धीरे धीरे ताकतवर होने लगता है। लेकिन जैसे वो अपने आप के ऊपर काबू करता है शक्तियाँ वापस चली जाती हैं और उसे कुछ भी याद नहीं होता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। नॉर्मल होते ही वो उन सभी से पूछता है कि तुम सभी को क्या हुआ और उनके तरफ अपना कदम बढ़ाता है, लेकिन उसके कदम बढ़ाने से ऐसे पावर निकलते हैं कि इन दोनों को फिर से चोट लग जाती है। और फिर दूसरी बहन अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। हे क्यांग को ये देखकर समझ नहीं आता है कि ये लड़की जो कुछ समय पहले उसे जान से मारने की कोशिश कर रही थी अचानक से वो उसके सामने क्यों झुक रही है। तभी उसे याद आता है कि कहीं वो पावरफुल तो नहीं हो गया है। उस 10 युआन वाली किताब को खरीदने के बाद और मछली पकड़ने के अभ्यास से क्या उसके अंदर ताकत आ गई है। वो एक बार ट्राई करता है जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने इस बुक के माध्यम से जादुई कौशल सीख ली है, इसलिए वो बहुत ही खुश होता है। और फिर वो सोचता है कि वो जादुई शक्तियों का यूज करते हुए अपनी वाइफ को वापस से बचा सकता है। दूसरी तरफ हम शादी का सीन देखते हैं जहाँ पे मिंग यांग का भाई सबके सामने जाओ को बहुत ही अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। जाओ को देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और उसके लिए काफी महंगे महंगे तोहफे भी लाए होते हैं। किसी का गिफ्ट 6 मिलियन, किसी का 8 मिलियन और किसी का 10 मिलियन का गिफ्ट होता है। कुछ ही समय के बाद यहाँ पे मिंग यांग भी आती है। शादी की ड्रेस में भले ही वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है लेकिन उसके चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं होती है। उसकी माँ उसके चेहरे को नोटिस करते हुए कहती है कि देखो यहाँ पे जाओ ने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी तैयारी की है, इसलिए तुम्हें खुश रहना होगा। उस गरीब मछुआरे को सोचते हुए तुम उदास मत हो क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं था। मिंग यांग कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ पैसों के लिए नहीं थी, वो उसे प्यार करती थी। इसके बाद माँ उसे टपली मारती है और उसे स्टेज पे लेकर जाती है। जाओ सबके सामने अपनी होने वाली वाइफ के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आ रहा होता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग यांग उसे अपने हाथ को छुड़ा देती है। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है हे क्यांग की, जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रहा होता है। उसका लुक, उसकी ड्रेस, सब कुछ बदल गई होती है। वो उस डिवाइन बीस्ट और दोनों साधिकाओं के साथ यहाँ पे एंट्री लेता है और एंट्री लेते ही वो स्टेज पे चला जाता है। उसे देखकर मिंग यांग खुश होती है और उसके पास आती है, लेकिन जाओ उसे रुक लेता है। कहता है कि आज उसकी शादी है इसलिए वो यहाँ पे तमाशा ना करे। वो कहता है कि वो तो अपनी वाइफ को ले जाने के लिए आया है। जाओ कहता है कि मिंग यांग और तुम एक दूसरे के लायक बिल्कुल भी नहीं हो क्योंकि तुम दोनों की दुनिया एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग है। कहाँ वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और कहाँ तुम एक गरीब मछुआरे हो। फिर मिंग यांग की फैमिली भी अपने गिफ्ट्स को दिखाने लगते हैं कि जाओ ने शादी में कौन कौन से गिफ्ट उन्हें दिए हैं। फिर जाओ और भी ज्यादा महंगे गिफ्ट लाता है ताकि वो हे क्यांग को नीचा दिखा सके। वो बहुत से महंगे गिफ्ट लेकर आता है। सभी उन महंगे गिफ्ट को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में ये गिफ्ट तो सच में बहुत ही ज्यादा कीमती है। फिर जाओ हे क्यांग से कहता है कि देखो इन गिफ्ट्स को अपनी आंखों से देखो और देख लो कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितना ज्यादा अंतर है। तुम हमारे लेवल को कभी भी मैच नहीं कर सकते हो। अपने गुरु का अपमान होते हुए सलान देख नहीं पाती है और कहती है कि मेरे गुरु इससे भी ज्यादा कीमती चीजें यहाँ पे ला सकते हैं। हे क्यांग भी सोच रहा होता है कि उसके पास तो कोई भी खजाना नहीं है, लेकिन तभी बड़ी बहन छोटी बहन को इशारा करती है और छोटी बहन अपने पास से काफी सारी चीजें यहाँ पे लाती है जो कि हे क्यांग मछली पकड़ने में यूज करता था और कई सारी चीजें उसे झील से मिली थी। इन सभी चीजों को देखकर ये लोग तो इनके ऊपर हंसने लगते हैं और इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। शर्म आ रही होती है इसलिए वो सलान से कहता है कि ये सारी चीजें क्या है, क्या ये कीमती चीजें हैं। मिंग यांग का भाई भी सामने आता है और कहता है कि क्या यही कीमती चीजें हैं। ऐसा लगता है कि तुम इतने ज्यादा गरीब हो कि तुम्हारे लिए यही कीमती चीजें हैं। जाओ मिंग यांग से कहता है कि देखो इसकी असलियत को देखो, ये तुम्हें इतना ही दे सकता है। अब ये
ये सारी बातें सुनकर हे क्यांग को शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। सू रान रान झाओ से कहती है कि क्या तुम अंधे हो, तुम सच में अंधे हो, इसीलिए कीमती चीजों को अच्छी तरीके से देख नहीं पा रहे हो। फिर बड़ी बहन हे क्यांग की सभी चीजों के बारे बताने लगती है कि उसकी सभी चीजें बहुत ही ज्यादा कीमती हैं, जैसे कि वो सूखी हुई लकड़ी है, वो पोसाइन सुई है जिसका वजन 12,000 है। हे क्यांग के अलावा उस लकड़ी के टुकड़े को कोई भी नहीं उठा सकता है और इससे ही आपको पता चल जाएगा कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है और उसके पास जो भी चीजें हैं वो कितनी ज्यादा खास हैं। ऐसी बातें सुनकर तो हे क्यांग को भी इस पे विश्वास नहीं हो रहा होता है और ये लोग उसका और भी सदा मजाक उड़ाने लगते हैं। बड़ी बहन कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप उसे उठाकर चेक कर सकती हो। ये सुनकर झाओ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन मिंग यांग का भाई उसे रुकता है और कहता है कि इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ता है और उस सूखी हुई लकड़ी को एक ही बार में उठा देता है। ये देखकर तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि कुछ समय पहले तो ये लड़की इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रही थी। हे क्यांग भी स्लान से कहता है कि तुम तो इतनी सारी बातें कह रही थी कि मेरे सिवा उसे कोई भी नहीं उठा सकता है, तो आखिर वो कैसे उठा सकता है। सिलान कहती है कि क्योंकि ये आपकी मर्जी थी, आप चाहते थे कि वो सूखी हुई लकड़ी को उठा सके, इसीलिए उसने उसे उठा दिया। अगर आप चाहो तो वो उसे हिला भी नहीं सकता है। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, अगर मैं कहूँ कि वो उसे नीचे रख दे और उसके बाद ना उठा सके तो क्या ऐसा होगा? बस उसके कहने की ही देर थी, वो जादुई सूखी हुई लकड़ी अचानक से बहुत ही ज्यादा भारी हो जाती है और नीचे गिर जाती है और इस बार तो वो उसे हिला भी नहीं पा रहा होता है। वो दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहा होता है और आसपास के लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन इसकी हालत तो बद से बदतर हो गई होती है क्योंकि उस सूखी हुई लकड़ी की वजह से उसके हाथों में कट लग गया होता है और उसके हाथों से खून भी निकलने लगता है। देखकर उसकी माँ भी आगे बढ़ती है उस सूखी हुई लकड़ी को हटाने के लिए, लेकिन ये दोनों मिलकर भी उस सूखी हुई लकड़ी को इसके हाथ से हटा भी नहीं पाते हैं। वो झाओ से मदद मांगते हैं। झाओ भी आगे बढ़ता है और सूखी हुई लकड़ी को हिलाने की कोशिश करता है और उसे उठा रहा होता है, लेकिन ये तो उसे हिल भी नहीं रही होती है और मिंग यांग का भाई तो दर्द से जोर जोर से चीख रहा होता है और ये देखकर हे क्यांग मुस्कुराने लगता है। आसपास के लोग कहते हैं कि आखिर उस सूखी हुई लकड़ी में कौन सी गड़बड़ी हो गई, क्या वो सच में पोसाइन सुई है जिसका वजन 12,000 है कि वो उसे हिला भी नहीं पा रहा होता है। अब मिंग यांग के भाई को ऐसे देखकर तो उसकी माँ बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही होती है और बार बार उसे कह रही होती है कि वो उसके बेटे को ठीक कर दे, लेकिन हे क्यांग तो इनके मजे लेने लगता है। वो कहता है कि आप तो अपने परिवार का हिस्सा मुझे नहीं मानते हो, तो आप मुझसे मदद क्यों मांग रहे हो। ये सुनकर तो माँ तुरंत अपने बिहेवियर को बदल देती है और हे क्यांग के साथ पोलाइट होकर बातें करने लगती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उनकी बेटी को बचा ले, लेकिन हे क्यांग उनकी बातें नहीं सुनता है। कहता है कि मुझे उसे इस दर्द में देखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब बहन जो होती है वो अपनी भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और हे क्यांग से कहती है कि उसे छोड़ दो। हे क्यांग कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देता हूँ और उस लकड़ी को तुम्हें शादी के उपहार में दूंगा। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो उस सूखी हुई लकड़ी को आदेश देता है कि वो छोटी हो जाए। दूसरे ही पल वो सूखी हुई लकड़ी अचानक से बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना हाथ नहीं हिला पा रहा होता है। फिर हे क्यांग आगे बढ़ता है और उसके हाथों से उस सूखी हुई छोटी सी लकड़ी को उठाता है और तब जाकर मिंग यांग का भाई अपने हाथ को जमीन से उठा पाता है। इसके बाद हे क्यांग अपनी मर्जी से उस छोटी सी लकड़ी को उपहार के रूप में अपनी वाइफ को दे देता है। उसकी मर्जी होती है इसलिए उसकी वाइफ भी उसे आसानी से पकड़ सकती थी। आपस में लोग बात करने लगते हैं कि ये लकड़ी तो बहुत ही ज्यादा जादुई है, आखिर इसकी कीमत बिलियन में होगी ना। पैसों की बातें सुनते ही मिंग यांग की माँ तुरंत हे क्यांग के पास आ जाती है और कहने लगती है कि मेरा प्यारा दामाद कितना ज्यादा अच्छा है, कितना ज्यादा हैंडसम है। वो मस्का लगाने की फुल ऑन कोशिश करने लगती है और ये सब देखकर झाओ को गुस्सा आने लगता है। सोचता है कि अचानक से हे क्यांग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया और जिस कुत्ते को मैंने लात मार के बाहर फेंका था ये कुत्ता भी इसके आसपास क्यों मंडरा रहा है। फिर वो मिंग यांग की माँ से बात करने चाहता है कि शादी को वो लोग कंटिन्यू करें, लेकिन माँ तो शादी को बीच से ही खत्म करने की बात कर देती है और इसे सॉरी बोलते हुए उसे टाल देती है और कहती है कि आज मैं या फिर मेरा परिवार तुम्हारे साथ समय नहीं बिता सकता है, क्योंकि आज रात हम अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो हम इस शादी को कैंसिल कर देते हैं। भाई अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि माँ उस इंसान से दुश्मनी मत मोल लो, नहीं तो वो हमारे परिवार को खत्म कर देगा, लेकिन माँ डरती नहीं है और कहती है कि अब तो हमारे पास हे क्यांग है ना, तो हमें उसे डरने की क्या जरूरत है। तभी दरवाजा ओपन होता है और सामने से एक बहुत ही बड़े गुरु आते हैं जो कि झाओ के गुरु होते हैं और वो शहर के सबसे बड़े मास्टर होते हैं। उन्हें देखकर सभी उनका सम्मान करने लगते हैं क्योंकि वो काफी ताकतवर थे। गुरु को देखते ही झाओ तुरंत अपने गुरु के पास जाता है। दूसरी तरफ हम बूढ़े उस इंसान को देखते हैं जो कि मार्शल आर्ट की सेम वही बुक यहाँ पे बेच रहा होता है। पास से एक पर्सन निकलता है जिसे वो मार्शल आर्ट की बुक को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और सिर्फ फ्रॉड कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर जो झाओ होता है वो अपने गुरु को सारी बातें बता देता है कि उस लड़के के पास पुरासाइन नामक एक सुई है जिसका वजन 12,000 है और उसके पास एक कुत्ता भी है जो कि असल में डिवाइन बीस्ट है। वो सारी बातें बता देता है। तब गुरु को भी लालच हो जाती है। वो हे क्यांग से कहते हैं कि वो उन दोनों चीजों को वो उसके हवाले कर दे, नहीं तो वो उन्हें खत्म कर देंगे। गुरु की धमकी
धमकी से आसपास के सभी लोग डरने लगते हैं क्योंकि गुरु बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये लड़का गुरु के हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच सकता है। मिंग यांग का भाई उसे समझाता है कि अपनी जिंदगी चाहते हो तो दोनों चीजें वो उसे वापस कर दो, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं अपनी चीजें उस बूढ़े इंसान को क्यों दूं। और फिर वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझते हुए आगे बढ़ता है और झाओ के गुरु को अपनी तरफ से लड़ने की साफ साफ चुनौती दे देता है। ये देखकर गुरु आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये पहला इंसान है जो कि अपनी मौत को खुद से ही बुला रहा है। ये सुनकर मिंग यांग आगे बढ़ती है और हे क्यांग की तरफ से गुरु से माफी मांगती है और कहती है कि वो इन्हें माफ कर दे। बदले में वो उस कीमती सुई को उन्हें देने के लिए तैयार है, लेकिन हे क्यांग उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैंने इसे तुम्हें उपहार के रूप में दिया है। लेकिन मिंग यांग उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी चीज कीमती नहीं है। हे क्यांग उसे रोकता है और गुरु को फिर से चुनौती दे देता है कि वो गुरु के साथ लड़ने के लिए तैयार है, वो बिल्कुल भी नहीं डरता है। लोग भी हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि लड़का पागल हो गया है कीमती चीज को देखकर, इसीलिए तो वो गुरु से लड़ने की बात कर रहा है। झाओ कहता है कि अच्छा, ये लड़का मेरे गुरु के साथ लड़ाई करने की बात कर रहा है, उसे पता नहीं है कि मेरे गुरु ने कौन कौन से बड़े काम किए हैं। और फिर वो अपने गुरु के बड़े बड़े कारनामे उसे सुनाने लगता है और उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन बड़ी बहन सलान अपने गुरु को सपोर्ट करते हुए अपने गुरु के बारे में बताने लगती है कि हे क्यांग भी इतना ज्यादा कमजोर नहीं है, वो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो स्वर्ग के सम्राट है और उसके लिए किसी मास्टर से जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। झाओ कहता है कि गुरुजी, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा अहंकारी हैं, इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। ये सुनकर गुरु कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझसे सबक सिखाओ। लेकिन झाओ को हे क्यांग से थोड़ा डर होता है, इसलिए वो अपने गुरु से कहता है कि मैं उसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, आप उसे लड़कर एक ही बार में खत्म कर दो। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम इतने में ही डर गए, और फिर वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं इस लड़के से लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्यांग भी काफी एक्साइटेड होता है एक गुरु को हराने के लिए और उसके पास नए नए पावर्स आए होते हैं, इसलिए वो अपने पावर का यूज करता है और बिना कुछ सोचे समझे गुरु पर तेज हमला करता है। लेकिन इसके पावर्स बहुत ही कमजोर होते हैं गुरु को चोट पहुंचाने के लिए। गुरु हे क्यांग के अहंकारी बिहेवियर को देखकर काफी गुस्सा होते हैं और थोड़े से ही बल से वो उसे पीछे कर देते हैं। हे क्यांग भी सोचता है कि आखिर वो इतनी आसानी से कैसे हारने लगा, उसके पास तो काफी सारे पावर्स थे, उसके पावर्स आखिर कहाँ चले गए। उसे कमजोर देखते हुए झाओ अपने गुरु से कहता है कि गुरु इसे तो मैं ही खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर उसके गुरु उसे रोकते हैं और कहते हैं शांत हो जाओ। मिंग यांग हे क्यांग को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम शांत हो जाओ और अभी भी माफी मांग लो। लेकिन हे क्यांग कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पावर्स हैं। मिंग यांग का भाई उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो गुरु के सामने टिक नहीं सकता है क्योंकि उसके पास इतने पावर नहीं है। और आसपास के लोग भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि गुरु के सामने युद्ध करना कोई बच्चों की बात नहीं है, उसके लिए काफी सारे पावर्स होने चाहिए और कौशल भी होने चाहिए, जो कि इस लड़के के पास बिल्कुल भी नहीं है। फिर गुरु हे क्यांग से कहते हैं कि अहंकारी लड़के, जल्दी से अपनी गलती को स्वीकार कर लो और मुझसे माफी मांग लो और साथ ही उस सुई को मेरे हवाले कर दो, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। हे क्यांग को भी अपने आप पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने हाथ को अलट पलट कर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि बस उसके पास इतने ही पावर्स थे, आखिर उसके पावर्स चले कैसे गए और क्या सच में उसके पास पावर्स आए भी थे या फिर नहीं। वो एक बार फिर से अपने आप पे विश्वास रखते हुए अपने मार्शल आर्ट कौशल का यूज करता है और अपने कल्टिवेशन को याद करते हुए अपने पावर को फिर से बनाता है और मास्टर को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। उसके पावर अच्छे से एक्टिव हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो मास्टर को नुकसान पहुंचाने वाला होता है उसके पावर फिर से फुस हो जाते हैं। वो कुछ नहीं कर पाता है, वो हार जाता है। उसे हारते हुए देखकर पहली शादी का सलान उसे बताती है कि उसे किस तरीके से अपने पावर का यूज करना चाहिए, तब अपने पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, उसे यूज कर सकता है, किसी को हरा सकता है। वो उसे धीरे धीरे रास्ता बताने लगती है कि किस तरीके से वो अपनी पावर को ला सकता है और सभी को हरा सकता है। हे क्यांग भी उसकी बातों पे भरोसा करता है और उसके बताए गए रास्तों पे चलने लगता है, जिससे वह इस बार अपने पावर को अलग तरीके से महसूस कर रहा होता है। वो अपने पावर का यूज करता है और धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती हैं। उसकी कौशल काफी ज्यादा नई होती है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा होता है। वो अपने ऐसे पावर को एक्टिव कर रहा था जिसे वो पूरी दुनिया को एक ही बार में खत्म कर सकता है। इसके पावर को देखकर तो मास्टर भी डर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये कैसा कौशल है जिसे मैंने आज तक नहीं देखा है। दूसरी तरफ हम उसी बूढ़े इंसान को देखते हैं। क्यांग जब अपने पावर का यूज कर रहा होता है तब बूढ़े इंसान को भी पता चल जाता है और वो उसे मिलने के लिए तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इधर हे क्यांग अपने पावर का यूज करता है और अपने बहुत सारे पावर को एक साथ मिलाने के बाद वो अचानक से मास्टर के ऊपर हमला करता है। मास्टर को तो ऐसा लगता है कि वो मर गए, लेकिन जैसे वो थोड़ी समय के बाद अपनी आंखें खोलते हैं वो देखते हैं कि हे क्यांग के पावर से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। हे क्यांग ने तो अपने हाथ में एक मछली पकड़ने वाले कांटे को लाया है, जिसे देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि वो अब मरने वाले हैं, इसलिए वो अपना गुस्सा इसके ऊपर निकालते हैं और अपने पावर का यूज करते हुए उसे गहरा चोट पहुंचा देते हैं। हे क्यांग की हालत खराब हो जाती है और उसे खून की उल्टियां होने लगती है। गुरु बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, इसलिए वो इस बार हे क्यांग को खत्म करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहली बहन
उन्हें रोकने के लिए बीच में आती है और अपने तलवार का यूज करती है, लेकिन मास्टर के पास इतने सारे पावर्स होते हैं कि वो सबको पीछे कर देते हैं। सलान अपने आप को कमजोर होते हुए देखकर कहती है कि अगर ये मेरे गुरु की दुनिया नहीं होती तो मैं बताती कि मेरे पास कितने सारे पावर्स हैं, मैं एक ही बार में तुम सभी को खत्म कर देती। छोटी बहन उसे समझाती है कि हम अपने पावर का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम बंधे हुए हैं, इसलिए तुम शांत हो जाओ। तभी धीरे धीरे मास्टर हे क्यांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे वो अपनी जादुई छड़ी का यूज करके उसे खत्म करने वाले होते हैं तभी एक गोल सी छोटी सी चीज आती है जो कि अचानक से उनके हाथों पे लगती है और उनकी जादुई छड़ी नीचे गिर जाती है। इस चीज से मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पर्सन को सामने आने के लिए कहते हैं जिसने ये हरकत की थी। थोड़ी ही देर में सामने का गेट ओपन होता है और सामने से वही बूढ़ा इंसान आता है। बूढ़ा इंसान आता है और मास्टर से मिलता है और हमें पता चलता है कि मास्टर और बूढ़ा इंसान एक दूसरे के काफी समय से अच्छे दोस्त हैं। बूढ़ा इंसान जब इस चीज को फील करता है कि उसके दोस्त की वजह से हे क्यांग की जान खतरे में है, तब वो इस चीज को भटकाने के लिए यहाँ पे दूसरा रास्ता ला देता है। वो यहाँ पे जुआन युआन दिव्य तलवार ला देता है जो कि बड़े से पत्थर से जुड़ी हुई होती है। कहा जाता था कि जो कोई भी इस तलवार को इस पत्थर से बाहर निकालती का वो आसानी से इंसानों का सम्राट बन जाएगा और पूरी दुनिया पे उसका ही कब्जा होगा। हालांकि आज तक हजारों साल बीतने के बावजूद भी कोई भी महान योद्धा या फिर कोई भी महान गुरु इस तलवार को उस पत्थर से उस तलवार को बाहर नहीं निकाल पाए थे। इसलिए बूढ़ा इंसान दिव्य तलवार को सबके सामने ला देता है ताकि वो इस चीज में सभी को डाल दे और वो आसानी से हे क्यांग को बचा ले, क्योंकि लास्ट टाइम डिवाइन बीस्ट ने उसे हे क्यांग की जान बचाने के लिए कही थी और इसीलिए वो यहाँ पे आ चुका था। जैसे ही सभी लोग इस तलवार को देखते हैं, सभी लोग हे क्यांग के बारे में सोचना भूल जाते हैं और इस तलवार को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। ये सब देखकर हे क्यांग सोचता है कि बाल बाल उसकी जान बच गई उस बूढ़े मास्टर से, और तभी सलान उसे कहती है कि आप उस तलवार को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि वो आपकी ही तलवार है। लेकिन इस टाइम हे क्यांग उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है और कहता है कि जितना मैंने तुम्हारे बातों पे भरोसा किया है ना, उतना मुझे चोट ही मिला है, इसलिए मुझे अब अपनी बातों में फंसाने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम फ्रॉड हो। फिर मास्टर सभी को इस तलवार के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि जो कोई भी इस पूरी दुनिया का सम्राट बनना चाहता है वो आगे आकर जुआन युआन दिव्य तलवार को तलवार से बाहर निकाल सकता है और इस पूरी दुनिया का सम्राट बन सकता है। लालच में आकर मिंग यांग का भाई सबसे पहले इस तलवार को निकालने की कोशिश करता है। वो आगे बढ़ता है और इस तलवार को निकालता है। लकीली वो इस दिव्य तलवार को थोड़ा सा उस पत्थर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि शायद वो उस तलवार को बाहर निकाल सकता है और दुनिया का सम्राट बन सकता है। वो भी तलवार को बिना पूरा निकाले ये सबसे कह देता है कि वही इस दुनिया का सम्राट बनेगा और बड़ी बड़ी फेंकने लगता है कि वो जब सम्राट बनेगा तो वो क्या क्या करेगा, वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो जैसे ही तलवार को वापस से निकालने की कोशिश करता है, इस बार तलवार उससे हिलती भी नहीं है और ये देखकर सभी हंसते उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसे अपनी बेइज्जती पसंद नहीं आती है और वो उस तलवार को निकालने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है, लेकिन तलवार तो उस पत्थर से बाहर नहीं निकलती है, ये नीचे गिर जाता है। हारने के बाद भी वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करता है। वो वापस से खड़ा होता है और वापस से उस दिव्य तलवार को उस पत्थर से निकालने की कोशिश करने लगता है। दोबारा कोशिश करने की वजह से बूढ़ा इंसान अपने पावर का यूज करता है और उसे तलवार से दूर कर देता है। ये देखकर हे क्यांग उसके ऊपर हंसने लगता है। तब उसे कहता है कि तलवार निकालने की तो क्षमता तुम्हारे अंदर है नहीं और मेरे ऊपर हंस रहे हो। इसके बाद बारी आती है झाओ की और झाओ उस तलवार को निकालने के लिए आगे बढ़ता है। मिंग यांग के भाई की तरह ये भी तलवार को थोड़ा सा उस पत्थर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन उस तलवार को पूरा नहीं निकाल पाता है, इसलिए वो भी हार जाता है। सबको हारते हुए देखकर मिंग यांग कहती है कि मैं भी एक बार ट्राई करना चाहती हूँ और मैं भी उस दिव्य तलवार को उस पत्थर से निकालना चाहती हूँ। ये सुनकर उसका हस्बैंड उसे कहता है कि ठीक है, पूरी कोशिश करना, लेकिन हारने के बाद ये मत समझना कि तुम कमजोर हो। सुनकर वो कहती है कि मुझे पता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। तलवार को निकालने के लिए आगे आती है, लेकिन सभी लोग उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि कोई लड़की इस तलवार को बाहर नहीं निकाल सकती है, क्योंकि वो लोग लड़कियों को कमजोर समझ रहे होते हैं। ये देखकर सलान उसके तरफ से लड़ने लगती है और कहती है कि लड़कियां भी ताकतवर होती हैं और वो उस तलवार को बाहर निकाल सकती है। उनकी लड़ाई को देखकर बूढ़ा इंसान सबको शांत करता है और कहता है कि उस लड़की को एक चांस देना चाहिए। मास्टर अपने दोस्त की बातें मानते हैं और कहते हैं कि ठीक है, वो जाकर तलवार को निकाल सकती है। इसके बाद मिंग यांग उस तलवार को निकालने के लिए उस तलवार को पकड़ती है, लेकिन इसका बैड लक, जैसे वो उस तलवार को छूती है तलवार विद्रोह करने लगता है, जिस वजह से वो तलवार को अब छोड़ नहीं पा रही होती है और तलवार धीरे धीरे उसकी ऊर्जा सोखने लगती है, जिस वजह से अगर वो जल्दी से तलवार को नहीं छोड़ती है तो तलवार उसकी शक्तियों को सोखते हुए उसे खत्म कर सकती है और वो मर सकती है। ये होते हुए सबको ऐसा लगता है कि शायद किसी लड़की ने पहली बार दिव्य तलवार को छुआ है, इसलिए दिव्य तलवार उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उसे मरते हुए देखकर भाई अपनी बहन की जान बचाने के लिए जाओ से मदद मांगता है, लेकिन जाओ उसकी मदद नहीं करता है। ये देखकर वो नीचे बैठ जाता है और दोनों गुरु से अपनी बहन की जान बचाने के लिए कहता है, लेकिन गुरु बताते हैं कि वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बूढ़ा इंसान हे क्यांग से कहता है कि शायद तुम अपनी वाइफ की जान बचा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना काबिलियत है कि तुम उस तलवार को कंट्रोल कर सको। अब अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए जब कोई भी मिंग यांग को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, तब हे क्यांग उस तलवार को पकड़ता है और उसकी तलवार को पकड़ते ही वो तलवार मिंग यांग को तुरंत वो तलवार छोड़ देती है, लेकिन हे क्यांग को वो तलवार पकड़े रह जाती है। वो उसे
उसे पकड़े हुए काफी शांत खड़ा होता है और सबको ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो धीरे धीरे मर रहा है। लेकिन हे क्यांग ने जब उस तलवार को पकड़ा होता है तब ये इसकी अपनी तलवार होती है और उसे पकड़ने के बाद उसे अपनी जिंदगी याद आने लगती है कि उसने किस तरीके से इस नश्वर संसार को बनाया है। उसे अपना युद्ध याद आता है जिसे उसने खत्म करने के बाद एक प्यारी सी दुनिया बनाई थी और उसे महफूज रखने के लिए अपनी पूरी शक्तियाँ इस्तेमाल की थी ताकि इस दुनिया में कोई भी बुरी शक्ति ना आ सके, जिससे उसे सारी चीजें याद आने लगती हैं और वो उसे जोर से चीखता है। उसे दर्द में देखकर मिंग यांग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे रोकते हैं। ये देखकर वो सलाम से कहती है कि तुमने कहा था कि वो स्वर्गीय सम्राट है, तो आखिर वो मर क्यों रहा है। वो कहती है कि उसे भी कुछ भी नहीं पता। अब वो काफी समय से उस तलवार को थामे रखा था और उसमें से लगातार ऊर्जा निकल रही होती है। ये देखकर जाओ यहाँ पे एक झूठी अफवाह फैला देता है और कहता है कि अगर वो इसी तरीके से खड़ा रहा तो ये तलवार फट जाएगी और हम सभी मर जाएंगे, इसलिए समय रहते ही हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना होने से सभी इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं। फिर जाओ तलवार उठाता है और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। मिंग यांग उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं पाती है और जाओ तलवार चला देता है। लेकिन तभी स्वर्गीय सम्राट अपनी आंखें खोलता है और उस दिव्य तलवार को उस पत्थर से बाहर निकाल देता है और झाओ को भी रोकता है। उस तलवार को उसे बाहर निकालते हुए देखकर सभी उसे स्वर्गीय सम्राट समझ लेते हैं और सभी उसके सामने एक एक कर झुक जाते हैं। सभी इस समय काफी ज्यादा खुश होते हैं सिवाय झाओ के, क्योंकि वो हार गया था। अब इसके बाद हे क्यांग अपने तलवार का यूज करता है और उसके पावर से दोनों सदिकाओं में उनके कुछ पावर ट्रांसफर कर देता है और डिवाइन बेस्ट को वैसे ही रहने देता है, क्योंकि उसके पास अभी भी ज्यादा पावर्स नहीं थे। इसलिए लगता है कि इसमें ज्यादा पावर का यूज करने से दुनिया खतरे में आ सकती है, इसलिए डिवाइन बेस्ट को उस डॉगी के रूप में कुछ समय तक और रहना होगा। दोनों सदिकाओं ने ज्यादातर सालान ने स्वर्गीय सम्राट के लिए अभी तक बहुत कुछ किया था, इसीलिए वो उनके पावर्स वापस लौटा देता है ताकि वो अमरता को हासिल कर सके। लेकिन छोटी बहन सू रान के मन में लालच आने लगता है, इसलिए जब स्वर्गीय सम्राट अपने कल्टीवेशन का यूज करते हुए अपने चोटों को ठीक कर रहा होता है तभी वहाँ पे दूसरी संत आती है जो कि उसके क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बन जाए और अमरता को जल्दी हासिल कर सके। दूसरी तरफ हम झाओ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि आखिर कैसे एक गरीब मछुआरा मुझसे बेहतर हो सकता है, वो स्वर्गीय सम्राट कैसे बन सकता है और जिस लड़की को मैं हासिल करना चाहता हूँ वो उस लड़की को भी कैसे पा सकता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके हाथ से सब कुछ जा रहा था और तभी यहाँ पे दूसरी संत आती है। दूसरी संत को देखते ही वो गुस्से में उसके ऊपर उंगली उठाता है और इससे दूसरी संत को गुस्सा आ जाता है। वो अपने पावर का यूज करती है और उसकी उंगली के साथ उसे भी मोड़ देती है और कहती है कि क्या तुम बदला लेना चाहते हो, अगर बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये इसकी बातों को समझता नहीं है और वापस से उसके ऊपर क्वेश्चन करने लगता है जो कि दूसरी संत को पसंद नहीं आता है और वापस से वो अपने पावर का यूज करते हुए इसे सबक सिखाती है, जिससे अब वो कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचकर कुछ भी बोलता है। फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि कैसे। तब वो अपने पावर का यूज करती है और इसके अंदर शैतानी ऊर्जा बीज डाल देती है, जिस वजह से ये पूरी तरीके से शैतान बन जाता है, क्योंकि दूसरी साधिका अच्छे पावर नहीं बल्कि बुरे पावर की तरफ अट्रैक्ट होती थी, इसलिए वो बुरे पावर को यूज करते हुए इसे भी बुरा बना देती है। सीन कट होती है और अगले सीन में हम हे क्यांग और मिंग यांग की दूसरी शादी होते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके बीच डाइवोर्स हो गया था, इसलिए वो एक दूसरे से फिर से शादी करते हैं। पहली घटना के बाद सभी लोग अब हे क्यांग को स्वर्गीय सम्राट के रूप में पहचानने लगे थे, इसीलिए ये शादी बहुत ही ज्यादा भव्य हो रही थी, जिसमें शहर के सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अमीर लोग भी शामिल हुए थे। शादी में चारों तरफ चहल पहल थी, सभी लोग इस शादी से बहुत ही ज्यादा खुश थे और प्यारी सी नोक-झोंक के साथ ये समय आगे बढ़ रहा था। शादी में आया हुआ हर एक पर्सन हे क्यांग की इज्जत कर रहा था और उसका सम्मान करते हुए करोड़ों की गिफ्ट्स उसे दे रहे होते हैं। हे क्यांग और मिंग यांग अपनी शादी के सभी रस्मों को खुशी के साथ कर रहे होते हैं, ये मानते हुए कि अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई है और बिना वो किसी मुश्किल से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ठीक तभी शादी की रस्मों के बीच में झाओ की एंट्री होती है। वो अब पहले जैसा एक आम इंसान नहीं था, क्योंकि दूसरी संत की वजह से उसे दानों की ऊर्जा मिल गई थी और वो पहले से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, जिस वजह से झाओ अब पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है। इसीलिए वो बिना डरे हे क्यांग को चुनौती देता है और कहता है कि वो उसकी पत्नी, उसकी तलवार और उसकी पूरी शक्तियों को हासिल कर लेगा और उसे फिर से गरीब मछुआरा बनाकर ही रुकेगा। ये सुनकर उसके गुरु उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो शांत हो जाए, लेकिन अब उसके पास पावर आ गई थी, इसलिए वो अपने गुरु की बातें नहीं सुनता है और जब वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तब अपने पावर का यूज करते हुए उन्हें बुरी तरीके से घायल कर देता है। ये देखकर बूढ़ा इंसान भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन झाओ उसके ऊपर भी अपने पावर का यूज करते हुए उसे फ्रीज करता है और इसे भी वो बुरी तरीके से हरा देता है। इस पर सभी झाओ की शक्तियों को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो पहली बार की तरह कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। उसकी शक्तियों को देखकर सभी डर रहे होते हैं, लेकिन जो बड़ी संत होती है वो इस पावर को फील कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि इसे जितने भी पावर्स मिले हैं वो उसकी छोटी बहन से मिले हैं, इसलिए वो अपनी छोटी बहन को आवाज देने लगती है और कहती है कि तुम जहाँ भी छुपी हो मेरे सामने आओ। थोड़ी देर के अंदर उसकी बहन उसके सामने आ जाती है। बड़ी बहन छोटी बहन को देखते ही उसे समझाती है और उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर वो कहती है कि उसमें ऐसी
कौन सी खास बात है कि वो स्वर्गीय सम्राट बन गया। हम उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। अगर तुम मेरा साथ देती हो बहन तो हम उससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी बहन उसे डट लगाती है कि वो गलत रास्ते पे जा रही है, लेकिन छोटी बहन को अब शक्तियों से मतलब थी, ना कि किसी और से, इसीलिए वो उसकी बातें नहीं सुनती है और स्वर्गीय सम्राट से कहती है कि देखो मैं तुम्हें किस तरीके से हराती हूँ। तभी उसकी बड़ी बहन उसके कंधे पे अपनी तलवार रख देती है, लेकिन छोटी बहन उसकी तलवार को नीचे कर देती है और स्वर्गीय सम्राट पे हंसने लगती है और कहती है कि अब मेरी बहन भी तुम्हें नहीं बचा सकती है। फिर जाओ हे क्यांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार मिंग यंग का भाई सामने आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तब जाओ उसे बस अपने एक ही वार से खत्म कर देता है और इसका हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इससे उसकी आखिरी सांसें चलने लगती है। वो आखिरी समय में हे क्यांग से माफी मांगता है, उसने आज तक जो कुछ भी उसके साथ किया था। फिर वो उसे कहता है कि तुम मेरी बहन का हमेशा ख्याल रखना, और ऐसे कहते ही वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। इससे हे क्यांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपने पावर का यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपने पावर का यूज करके इन्हें खत्म करने की कोशिश करता है तो इससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। इसीलिए जब झाओ आगे बढ़ के उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है तब भी वो अपनी जान नहीं बचाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो कुछ भी करता है तो ये दूसरों की जान ले सकता है। हे क्यांग अपनी पत्नी और दुनिया के सभी लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए वो बुरी तरीके से मार खाता है और लास्ट में वो झाओ और दूसरी संत को अपनी शक्तियों से पकड़ लेता है और अपनी सभी पावर्स का यूज करते हुए उन दोनों को खत्म करने के साथ ही तुरंत वो यहाँ से निकल जाता है और दुनिया को बचाने के लिए अपने पावर का यूज करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो एक सेकंड भी यहाँ पे और थोड़ी देर रुकता है तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन वो जाते समय अपना लास्ट मैसेज अपनी वाइफ के लिए छोड़ देता है कि जब वो फ्यूचर में फिर से अपनी शक्तियों को हासिल कर लेगा तब वो उसे मिलने के लिए जरूर आएगा। मिंग यंग अपने हस्बैंड को इस तरीके से खोते हुए देखकर बहुत ही बुरी तरीके से रोती है, लेकिन वो भी पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड का इंतजार करने का वादा करती है और इस सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। सो स्वर्गीय सम्राट ने अपनी वाइफ और जिस दुनिया को उसने अपने हाथों से बनाया था उसे बचाने के लिए वो अपनी जिंदगी त्याग देता है और हीरोइन भी वादा करती है कि वो हमेशा ही अपने प्यार का इंतजार करेगी और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? आपके अकॉर्डिंग कहानी का एंड कैसे होना चाहिए था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो और जाने से पहले हाइप करना ना भूलें।